हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में साइंस का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने 2020 टू 2021 सेशन के लिए रिलीज किया है उसको हम सॉल्व कर थे। लास्ट के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको साइंस सैंपल पेपर बच्चों लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, पूरा पेपर लगाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोलेनॉइड और तमाम चीज़ों से पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट जो सबसे ऊपर आ रहा होगा, वहाँ रीड मोर पर क्लिक करो। ऊपर ही मैंने आपको सीबीएसई साइंस का सैंपल पेपर का वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया है। मैथमेटिक्स का भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, उसको भी कर लीजिए। मैं बहुत ही डिटेल में पेपर को एक्सप्लेन करता हूँ और जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस की आने की वो भी मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि और क्या पूछा जा सकता है। तो पेपर अगर आप लगाते हो तो 30% तो आपका ऐसा ही तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर आप ज़रूर लगा के जाइए, ठीक है। आपको मैथ्स और साइंस दोनों ही मिलेगा। पिन कमेंट चेक करिए। इसके अलावा रीड मोड पे जब आप क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस खुल के आएगा वहाँ पे क्लास 10th का। आपका जो भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैथ्स का आर डी शर्मा, सब कुछ कराया हुआ, जाके आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। एक बात बता दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 95, 96 स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना, ठीक है। और पेपर जरूर लगा के जाओ। और जरा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज अगेन वेरी हलवा क्वेश्चन। कह रहा है कि गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन इन अ कंपाउंड। अब ध्यान से सुनो बच्चों, कार्बन इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में कार्बन है, ये हमें पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे, बात समझो जरा। देखो सबसे पहले आपको एक कंपाउंड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। तो बच्चों देखिए, हमें पता है जो कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसको अगर हम एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर बर्न करेंगे तो कौन सा गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड लेते हैं कार्बन का, लेट अस अज्यूम क्या लें बताइए, मीथेन ले लें, CH4, ठीक है। तो ये देखिए मीथेन, हमारे पास मीथेन गैस है, ये कंपाउंड का सैंपल दिया गया, तो इसको हमने क्या किया, एयर में बर्न किया, ठीक है ना। एयर में अगर हम बर्न करेंगे, एयर से हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे पास मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। अगर आपको बैलेंस करना हो तो आप कर सकते हो इसको, बैलेंस तो आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 2 4, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। मीथेन क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, करेक्ट। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसका टेस्ट क्या होता है, तो ध्यान से चेक करिए। टेस्ट फॉर CO2 क्लास में आपको पढ़ाया है, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये होता है कि लाइम वाटर लेना है आपको। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे तो आपका एक प्रोडक्ट बनता है बच्चों, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका वाइट कलर का, ये वाइट कलर का सॉलिड होता है ना, वाइट सॉलिड होता है, ये S लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में, वाइट सॉलिड। और साथ में वाटर यहाँ पे निकलता है। बैलेंस करना हो बच्चों लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। बैलेंस करना हो तो कर सकते हो आप, चेक कर लो। ऑक्सीजन कितने, 3 + 1 4, ऑक्सीजन 2 और CaOH होल ट्वाइस है, ध्यान देना जरा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क में एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने क्लास में कराया हुआ है। फ्लास्क में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके और जो स्ट्रॉ आती है, स्ट्रॉ पाइप जैसा, उससे फूको, ऐसा थोड़ी देर तक फूकते रहोगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन है, ये लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, मिल्की। किसके कारण मिल्की होता है, ये मिल्की हो जाता है आपकी किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ व्हाइट कलर का सॉलिड बनने लगता है जिसके कारण ये मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो CO2 को लाइम वाटर में पास करिए तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। यही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, टेस्ट है। तो सुन लीजिए फिर से पूरा प्रोसेस। आपको क्या दिया उन्होंने, एक कार्बन का कंपाउंड दिया, हमने उसको पहले ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में बर्न किया। अरे लैब में बर्न कर दो उसको, ठीक है। बर्न करोगे, जो गैस होगी उसको कलेक्ट कर लेंगे और उस गैस को हम पास करेंगे लाइम वाटर में। तो कलर कैसा हो जाएगा लाइम वाटर का, अगर मिल्की, इसका मतलब निकलने वाली गैस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी बच्चों, तो कौन से कंपाउंड को बर्न करने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो जवाब है कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसका मतलब दिया गया कंपाउंड क्या था, कार्बन कंपाउंड था, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर 1 मार्कर तो हमने आपको आंसर दे दिया यहाँ तक। ध्यान से चेक करिए, कह रहा है कि गिव अ टेस्ट
दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। ठीक, तो ये टेस्ट हमने आपको दे दिया। देखो बच्चों 1 मार्क आपके यहाँ तक फिक्स हो गए। अब 1 मार्कर क्वेश्चन आपको आगे दिया हुआ वो भी हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ तक जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, तो आपको इन्होंने केमिकल रिएक्शन नहीं पूछा है बच्चों। केमिकल रिएक्शन मैंने जो लिख के दिखाया है, सोचो यही नंबर यही क्वेश्चन अगर अकेला 2 मार्क्स में आ गया तो आपको दोनों रिएक्शन लिखनी होगी। अगर ये ओनली 1 मार्क्स का है तो आपको रिएक्शन नहीं लिखनी होगी। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन बच्चों नहीं लिखनी है, ओनली आपको यहाँ पे आंसर क्या देना था लैंग्वेज के फॉर्म में कि बर्न कार्बन इन एयर और ऑक्सीजन, गैस इवॉल्व टर्न्स व्हाट, गैस इवॉल्व टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, जो गैस निकलती है वो लाइम वाटर क्या कर देती है, मिल्की। बस इतना सा बात आप लिख देते तो आपको मार्क्स मिल जाता। लेकिन 2 मार्क्स में आएगा ना, तो एक कार्बन कंपाउंड लेके उसको बर्न करके दिखाना, एक रिएक्शन ये वाली लिखोगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में पास कराना और व्हाइट सॉलिड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की हो जाता है। तो ये बात आप लिखोगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन आपको नहीं लिखनी थी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अभी मैं इसको कट लगा देता हूँ। बहरहाल वैसे तो सभी को पता है बच्चों वाली रिएक्शन से ही। ठीक, चलिए कह रहा है कि विद द वैलेंसी ऑफ 4, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कह रहा है कि विद द वैलेंसी ऑफ 4। वैलेंसी क्या होती है बच्चों? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई एटम, ध्यान से सुन लो, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे, किसी दूसरे एटम से ले ले, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आपको पता है हर एक एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल मतलब अपनी नियरेस्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर ले। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये आपको दिखाते हैं कैसे होती है। देखिए बच्चों, कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, 6 नीचे होता है, ऊपर 12। 6 का आपका एटॉमिक नंबर और 12 का एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है ना। अब 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2,4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बताइए? 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डॉट से हमने दिखाया। अब ये कार्बन क्या चाहता है बताइए? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसके लिए क्या करेगा बताइए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसके लिए क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर करेगा। जैसे कि चलिए मीथेन का ही मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है ना। मीथेन का मॉलिक्यूल अगर आप ले लोगे तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, CH4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ बनाया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ नीचे बना दिया। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये ब्लू मार्कर से हम आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है ना, हीलियम जैसा बनना चाहता है। तो ये देखो हाइड्रोजन ने यहाँ से शेयर कर लिया, हाइड्रोजन ने यहाँ से कार्बन से शेयर कर लिया, हाइड्रोजन ने यहाँ से और हाइड्रोजन ने यहाँ से। अब ध्यान से चेक करिए, कार्बन के 1 2 3 4 तो पहले से थे और 4 हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से कार्बन के, ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 4। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई बस, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ऐसा करके क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब ध्यान से चेक करो, अगर अब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल शेल में कितने हो गए? पहले एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब मीथेन बन जाएगा, तो जब मीथेन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन CH4, ये मीथेन बन गया ना CH4, मीथेन में अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करोगे तो 2,8 आएगा। चेक करो, क्यों? क्योंकि अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2,8 कौन सी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है? नोबल गैस का कौन सी? नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8 होता है। तो इस तरीके से कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके क्या कर लिया? अपनी नियरेस्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस या नियरेस्ट नॉर्मल गैस नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लिया और कार्बन स्टेबल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने वो किसी को दे दे, ले ले या क्या कर ले? शेयर कर ले। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर, किसी से लेकर
या शेयर करके कंबाइन हो रहा है एटम, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4, क्योंकि हम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा है, विद द वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन इट्स कंपाउंड। तो इन्होंने क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछा है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इन्होंने 4 दे दिए और बोला हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो कार्बन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे अटेन करता है, तो जवाब है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, बस खत्म कहानी। तो ये आंसर लिखना था आपको यहाँ पर, हमने तो फिर भी आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया। कह रहा है कि बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट, ठीक है। कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है, जैसे कि यहाँ कार्बन ने एलिमेंट कौन है यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा वाला हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो बस इतना ही लिखना था आपको। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये सब क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ है और 2 मार्क्स में आया हुआ। देखिए डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन ही आए हों। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फाउंड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, ओके। कह रहा है कि बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स देखते हो कार्बन को छोड़ के, ठीक है ना। आपको पता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। और उसमें आपने देखा कि कार्बन में होमोलोगस सीरीज आपको पढ़ाई गई, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन की, यानी कि कार्बन 10 मिलियन से भी ऊपर कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। तो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनाता है कार्बन, कार्बन को छोड़ के बाकी कोई एलिमेंट तो ऐसा नहीं करता है। तो वही आपको बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स। मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो तो इतने कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, तो कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है, ठीक है। कह रहा है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजंस। 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 रीजन देना और जस्टिफाई करना है कि कार्बन ऐसा क्यों करता है। तो टोटल 3 रीजंस हम आपको जो क्लास में आपको पढ़ा है वो हम आपको बताएंगे, इनमें से कोई भी 2 रीजन आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो। फर्स्ट रीजन है ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मतलब खुद से ये लगातार जुड़ता चला जाता है। ध्यान से चेक करो, कार्बन जो है बहुत लंबी लंबी स्ट्रेट चेन साइड चेन्स भी बना सकता है, ऐसी बात नहीं कि स्ट्रेट ही बनाए। ये देखिए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है तो मैं आपको बता दूं, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है ना। तो देखिए ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ अपने छोटे साइज के कारण बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहला रीजन क्या है, कार्बन में क्या होता है, अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्लास में इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बस सिंपल हमको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, कार्बन कैटिनेशन शो करता है। क्या कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, खुद से ही वो लगातार जुड़ता चला जाता है, खुद से ही लगातार जुड़ता चला जाता है। और बहुत सारे कार्बन्स स्ट्रेट चेन में ऐसा साइड चेन में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, पहला रीजन है। दूसरा है सिंस कार्बन हैज़ द, पता है हमको कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 यानी कि 4 बॉन्ड हम ऐसे निकालते हैं ना, 4 कोवेलेंट बॉन्ड हम ऐसे निकालते हैं। आपको पता है कार्बन अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान से चेक करो, ये कार्बन की देखिए 4 वैलेंसी होती है, ऐसे हम शो करते हैं, क्लास में पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम किसी दूसरे कार्बन के एटम के साथ भी क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है आराम से, क्यों, टेट्रावैलेंट है, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, देखिए ये कार्बन इस कार्बन से लिंक हो जाएगा, ठीक। अब ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसकी भी 4 वैलेंसी है, तो ये सेकंड वाला कार्बन पता लगा यहाँ कार्बन से लिंक हो गया। अब ये वाला कार्बन यहाँ से कार्बन से लिंक, कोई भी, अब देखिए ये वाला कार्बन का ये जो बॉन्ड निकला है यहाँ कार्बन से लिंक हो गया, ठीक। फिर ये वाला कार्बन यहाँ से लिंक हो गया, ये कार्बन यहाँ, इस तरीके से ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना सकता है, ठीक है। तो सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन फॉर्म, ध्यान से सुनिए, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन। बात समझो बच्चों, ये बात जो लिखी हुई यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। एक तो आपको ऐसा मैंने समझाया ऊपर से, दूसरा देखिए जरा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, करेक्ट। ये देखिए कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 होती है, ठीक। तो एक कार्बन का एटम अदर 4 कार्बन एटम से और बॉन्ड बना सकता है, यानी कि एक कार्बन यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। अब इसको चेक करो, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी, 4। अब ये कार्बन भी किसी और कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बना के बैठा है, एक यहाँ कार्बन आ जाएगा, एक यहाँ फर्दर इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, इस तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क आ जाएगा। ऐसा ही ऊपर हो सकता है, नीचे, तो इस तरीके से। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक कार्बन का एटम बाकी 4 और कार्बन के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। ये बात लिखी थी, यहाँ तक पढ़िए पहले कि सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन्स, और का मतलब या तो एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, ठीक है।
या तो कार्बन क्या करता है, किसी और मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड्स, ठीक है। सही, मोनोवेलेंट कौन होते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब मोनोवेलेंट होते हैं। मोनो का मतलब एक, सिंगल, 1, मोनोवेलेंट मतलब वैलेंसी, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी क्या होती है 1। जैसे कि कंपाउंड हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए। मान लीजिए कि इस कार्बन ने, ये सेंटर वाले कार्बन ने ये 4 बॉन्ड्स बनाए इन सब कार्बन के साथ, और ये सब देखिए कार्बन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन से जुड़ा, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन से। तो ध्यान से चेक करो, और मान लो यहाँ पे लग गया क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ लग गया मान लो हाइड्रोजन, यहाँ लग गया क्लोरीन, और यहाँ लग गया क्लोरीन। तो आप ध्यान से चेक करो, ये वाला कार्बन, यहाँ देखिए क्लोरीन मोनोवेलेंट एलिमेंट है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, चेक करो, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17287। तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है ना। कार्बन ने देखिए 4 शेयर करके रखे हैं और क्लोरीन ने 1 शेयर करके रखे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये मोनोवेलेंट है। हाइड्रोजन की भी पता है आपको, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट है। तो हम आपको दिखाना ये चाहते थे कि कार्बन या तो 4 कार्बन से ही ऐड हो जाएगा, या तो कार्बन किसी मोनोवेलेंट एटम से भी कंबाइन हो सकता है, उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ये हो गया आपका दूसरा रीजन। थर्ड रीजन है आपका, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड और स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। बात समझो जरा, देखो बच्चों ध्यान समझो, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन आता है आपका कहाँ, ग्रुप नंबर 14 में, करेक्ट। कार्बन आता है आपका ग्रुप नंबर 14 पीरियोडिक टेबल, देखिए ग्रुप नंबर 14 पीरियोडिक टेबल में, देखिए कहें सीता जी सुनो प्रभु। तो आप ऊपर से नीचे जब जाएंगे, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या करता है, इंक्रीज। तो कार्बन का साइज बहुत छोटा, सिलिकॉन का उससे बड़ा, जर्मेनियम उससे बड़ा, टिन उससे बड़ा, लेड सबसे बड़ा, ठीक है। तो कार्बन इज वेरी स्मॉल। अब होता क्या है कि कार्बन अगर बहुत छोटा है ना, तो ये क्या करता है कि इसके छोटे साइज के कारण कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कार्बन का न्यूक्लियस ईजिली शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर लेता है। बात समझो, ये क्या मैंने बोल दिया, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, इसके कारण कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने एक नाम लिया है क्या यहाँ पर, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेता है, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे ये देखिए सेंटर में कार्बन है, इसके आउटर में 1 2 3 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो किसके हैं, कार्बन के। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान से करिए, ये हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्टार से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, कार्बन का साइज, कार्बन न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ध्यान से बच्चों समझो, एक बात बताओ, सुनो, मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर न्यूक्लियस छोटा है, तो वो बाहर, जब कोई बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, कर लेगा। साइज अगर छोटा है तो सोचो, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आराम से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। नहीं समझ पा रहे हो, सुनो मैं बता रहा हूँ ध्यान से। 2 एटम्स को देखिए, ये एटम देखिए छोटा है और ये एटम देखिए बड़ा है, ठीक। तो ये रहा न्यूक्लियस इसका और यहाँ रहा न्यूक्लियस इसका। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के कारण। तो सोचो इसका साइज अगर बड़ा है तो बाहर से जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा शेयरिंग के लिए इस एटम के पास, ठीक है, तो ध्यान चेक करो, ये न्यूक्लियस से दूर पड़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो प्लस, और बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, दूरी हो गई, डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कम है, जब बाहर से शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, शेड पेयर्ड मतलब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके, देखिए ये वाला हाइड्रोजन का शेयरिंग वाला है, ये वाला हाइड्रोजन का शेयरिंग, ये वाला हाइड्रोजन का कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है ना, अभी बताया था, ठीक है। और हाइड्रोजन तो है ही, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो कार्बन पे फोकस करो, कार्बन ने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब इसका साइज क्या है, छोटा है। तो जब ये छोटा है तो ये जो शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मतलब ये जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये पेयरिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक तो कार्बन का है और एक हाइड्रोजन से शेयर किया है, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन से शेयर किया है, एक कार्बन का है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन से शेयर किया है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन से शेयर किया है। तो इन्हीं को हम शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये वाला ये एक पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। तो ये शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा यहाँ, वो आराम से ऐसे खींच के रखेगा, ऐसे खींच के रखेगा। जब खींच के रखेगा तो देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे, एक्चुअल में बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग इज नथिंग, बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। तो सोचो जरा, साइज जब कार्बन का अगर बहुत ही छोटा है तो कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा वो शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐसा खींच के रखेगा। तो जिस भी एटम से उसने कंबाइन किया हुआ है, जैसे कि कार्बन ने यहाँ हाइड्रोजन से कंबाइन किया हुआ, तो हाइड्रोजन को ऐसा चारों तरफ से पकड़ के रखेगा। अब जब वो ऐसा करेगा तो ध्यान से चेक करिए, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। बस यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है
कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड और स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। मतलब या तो ये अदर एलिमेंट्स के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और या तो स्ट्रॉन्ग नहीं तो फिर स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है समझो। स्ट्रॉन्ग तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाएगा। अब स्टेबल बॉन्ड का ये मतलब होता है बच्चों, कभी कभी जब बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे क्लास में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बार बार मैं कहता हूँ प्लीज़ क्लास करिए, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, जब भी बॉन्ड बनते हैं बच्चों तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और कोई भी सिस्टम जब एनर्जी रिलीज करता है ना तो स्टेबल हो जाता है। केमिस्ट्री में याद रखिएगा, जिस सिस्टम के पास कम एनर्जी होगी वो स्टेबल हो जाता है, ठीक। तो कार्बन के छोटे साइज के कारण कुछ बॉन्डिंग इस तरीके से होती है अदर एलिमेंट के साथ उसकी, कि यहाँ पर इस सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है, वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज कर देता है और वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है जो भी कंपाउंड बनेगा कार्बन का, ठीक है, दैट विल बी स्टेबल। तो यही बात लिखी हुई है कि कार्बन का साइज छोटा होता है जिसके कारण या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और या तो वो स्टेबल बॉन्ड बनाएगा अदर एलिमेंट्स के साथ। तो इन तीनों रीजन में से कोई भी 2 रीजन आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ध्यान से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से पहले मैं आपको बता दूं, आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लास में हमने लर्न कराया है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सो ऑन टू, ऐसे करके, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये ऊपर वाला मेटल पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, गोल्ड, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, याद है ना, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, टॉप टू बॉटम आप जाओगे इसमें तो मेटल रिएक्टिविटी, एरो मैंने नीचे लगाया है, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि लेड, तो आप बोलोगे जिंक, क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है, जो मेटल ऊपर आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो सामने वाले मेटल के एक्वस सॉल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो ये सब क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है और ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय अ स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स PQRNS विद द गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये देखिए गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक। अब ध्यान दें, देखिए मेटल P का सैंपल है, Q का है, R का है, S का। तो P को उठा के मैग्नीशियम सल्फेट में डाला तो क्रॉस लगा हुआ, यानी कि नो रिएक्शन अकर। जिंक नाइट्रेट में आपने डाला तो टिक लगाया मैंने, यानी कि रिएक्शन अकर्स, ऐसा टेबल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। टिक नहीं लगा, यहाँ लिखा है रिएक्शन डज नॉट अकर, यहाँ पे रिएक्शन नॉट अकर्स, यहाँ लिखा है रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन अकर्स, फिर मतलब जहाँ टिक लगा हुआ है रिएक्शन अकर और जहाँ क्रॉस लगा वहाँ रिएक्शन डज नॉट अकर, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा कुछ दिया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और रिएक्टिविटी, और पार्ट बी अभी देख लेते हैं हम लोग। पार्ट बी पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अरेंज द गिवन सैंपल, सैंपल क्या आपके पास PQRS, ये मेटल्स के सैंपल है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, पता है इसको कैसे करेंगे, समझो ना, बात समझो। देखो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि थोड़ी जगह बनाते हैं, और जगह हम बनाते हैं यहाँ ऊपर बच्चों, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। देखो आप एक काम करिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जाइए और यहाँ पे जो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखे हैं वो कौन कौन से सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखे हैं, उन मेटल्स को जरा आप चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिंक का दिया है, और कैल्शियम दिया है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक। तो यहाँ पे मेटल्स को लिख लीजिए, क्या क्या है बताइए आपके पास। एक तो मैग्नीशियम है, सही है, उसके बाद आपको इन्होंने जिंक दिया हुआ है, सही है, फिर इन्होंने आपको कैल्शियम दिया हुआ है, सही है, फिर इन्होंने आपको सोडियम दिया हुआ है, ठीक है। जिन भी मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन उन मेटल्स के नाम लिख लीजिए। लिख लिया यहाँ से देख के मेटल्स के नाम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और सोडियम। अब आप अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में चले जाओ और चेक कर लो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। इसमें सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, सोडियम, चेक करो, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर कौन आता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो फिर सोडियम के बाद आ जाएगा, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, कैल्शियम। सोडियम से लेस रिएक्टिव क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और कैल्शियम से लेस रिएक्टिव क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, और कैल्शियम के नीचे आपका क्या आ रहा है, कैल्शियम के नीचे आ रहा है आपका जिंक, है ना, चेक करो, कैल्शियम के नीचे जिंक आ रहा है और मैग्नीशियम के नीचे आ रहा है, यानी कि मैग्नीशियम से भी लीस्ट रिएक्टिव है आपका जिंक। तो ये कुछ इस तरीके से ये आपने इसको बैलेंस कर लिया, मतलब सजा लिया। कोई डाउट है बताओ। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और जिंक लीस्ट रिएक्टिव, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, ये जो मेटल P है, ठीक है, मेटल P है, इस मेटल P को देखिए बच्चों ध्यान से। तो मेटल P मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट जिंक नाइट्रेट के साथ करता है, यानी कि जब इस मेटल को उठा के हम जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते होंगे तो ये जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और
यहाँ पर कौन से मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, पी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। बात समझ में? इसका मतलब जो पी है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से, तो पी इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा लेते हैं, पी इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, एक ये कंक्लूजन आया। उसके बाद इस पी मेटल को जब हम कैल्शियम सल्फेट में डालते हैं तब भी रिएक्शन होती है, यानी कि पी इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, तो पी इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। ठीक है ना, तो ध्यान चेक करिए, पी जिंक और कैल्शियम दोनों से ही ज़्यादा रिएक्टिव है, और पी जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि पी सोडियम के सॉल्ट सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट में से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, रिएक्शन नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए क्यू को, क्यू तो भैया बहुत ही ज़बरदस्त मेटल है, चेक करो, मैग्नीशियम सल्फेट में से मैग्नीशियम को भी डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट में से जिंक को भी डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम सल्फेट में से कैल्शियम को भी डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम सल्फेट में से सोडियम को भी डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्यू तो बड़ा ज़बरदस्त मेटल है, यानी कि क्यू आपका रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि क्यू आप ध्यान से चेक करो, अगर मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सबसे रिएक्शन कर जा रहा है, ध्यान से चेक करो। अगर हम यहाँ पे आपको बोलें कि यहाँ पे क्यू कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सर ये सोडियम से भी पहले आएगा, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, तो आइए जरा हम क्यू को लिख लेते हैं यहाँ कहीं। तो देखिए क्यू जो है वो कन्फर्मली सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, करेक्ट। अभी पी को ऐसे ही लिखे रहने दो, ठीक है। उसके बाद आर को देखो, आर ओनली किससे करता है, जिंक नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो आर जो है ओनली आपका जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ध्यान चेक करो, आर जो है वो जिंक से आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, करेक्ट। तो देखते हैं जरा अभी क्या होता है। लास्ट देखो जरा, एस, एस तो कोई रिएक्शन ही नहीं करता किसी से, यानी कि एस आपका लीस्ट रिएक्टिव है, एस आपका लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव को बच्चों कहाँ रखोगे बताओ, इसमें कहाँ रखोगे, सबसे पीछे रख दो, ये तो जिंक से भी लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो आप एस को सबसे पीछे यहाँ पे लिख सकते हो। अब दो प्रॉब्लम आ गई, आपने यहाँ पर क्या कर लिया, क्यू और एस को तो सेट कर लिया, लेकिन अभी आप पी को नहीं कर पाए और आर को नहीं कर पाए। अब पी और आर में कंपटीशन कराओ, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ध्यान से चेक करो, पी जिंक और कैल्शियम दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक और कैल्शियम दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पी कहाँ आएगा, कैल्शियम के ऊपर आएगा। चेक करो ना, पी को चेक करो, पी जिंक और कैल्शियम दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो पी है तुम्हारा मेटल, ये जिंक और कैल्शियम से पहले आएगा, तो जिंक यहाँ कहीं आएगा आपका, ठीक है, कैल्शियम से पहले। तो ध्यान जाके चेक करो, यहाँ कैल्शियम से पहले क्या है आपका, सोडियम है ना, कैल्शियम से पहले क्या है आपका, सोडियम है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो पी सेट होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, पी जिंक और कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक और कैल्शियम से पी आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो ये कैल्शियम के भी ऊपर आएगा। ओके, कैल्शियम के ऊपर आएगा, लेकिन सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं है पी। ठीक है, अब ये अजीब सी बात हो रही है, फिर भी सेट करने को एक क्वेश्चन दिया गया तो सेट कर देते हैं हम, क्या कैल्शियम से पहले हम पी को सेट कर देते हैं। तो ध्यान से चेक करो, ये देखिए यहाँ कहीं पी आ जाएगा आपका, पी कैल्शियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आर केवल जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक से पहले हमको आर को सेट करना है, तो जिंक के जस्ट पहले हम आर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चेक करो, जिंक आर से पहले सेट हो जाएगा, ये आर यहाँ जिंक से पहले सेट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आर जो है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, चेक कर लो, आर मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन नहीं करता। बिल्कुल सही सेटिंग हुई है। यहाँ थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बोलोगे आप सर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो ये आपका क्या नाम है, सोडियम और आपने कैल्शियम के बीच में तो कुछ दिखाया नहीं है, फिर भी आपने यहाँ पी को फिल कर दिया। अरे ये क्वेश्चन है, बस पूछा जा रहा है, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से हमने अरेंज कर लिया, क्या दिक्कत है। अब इन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, अब ये देखिए एकदम सही पैटर्न आपके पास आ गया। ठीक, इन्होंने बोला था अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है बताइए, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ध्यान से चेक करिए, आपके पास क्या क्या था, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये रहा आपका पी, फिर ये रहा क्यू, फिर ये रहा आपका कहीं आर, और ये रहा कहीं आपके पास एस। अब मुझे यहाँ पे देख के बताइए बच्चों, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें से, क्यू, क्योंकि ये सोडियम से भी पहले आ रहा है। ठीक, तो क्यू को हम सबसे यहाँ पे लिख के फिर ऐसे लेस देन लगाएंगे, अभी पता चल जाएगा आपको, रुक जाओ। फिर क्यू से लेस रिएक्टिव कौन है, तो क्यू से लेस रिएक्टिव है आपका पी, इधर जा रहे हो ना, तो रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज, तो क्यू से लेस रिएक्टिव है आपका पी, और पी से लेस रिएक्टिव है आपका आर, और आर से आपका जो लेस रिएक्टिव है वो क्या है, एस है, एस लीस्ट रिएक्टिव है। तो ध्यान से चेक करो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया रिएक्टिविटी का, इंक्रीजिंग ही तो है। आप इधर से इधर चलोगे तो एस लीस्ट रिएक्टिव, उससे ज़्यादा आर, उससे ज़्यादा पी, और सबसे ज़्यादा क्यू, एस आर पी क्यू, सही है। अब यही चीज़ आपको कहीं पर अगर ऐसे ही मिल जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, समझो इसी चीज़ को ऐसे पलट देगा, ऐसे ऐसे लिख देगा कहीं पे, क्यू इज़ ग्रेटर देन पी इज़ ग्रेटर देन
R इज ग्रेटर देन S, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है एक तरीके से, ध्यान चेक करो ना, ऐसे है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, S सबसे कम, उससे ज़्यादा R, फिर उससे ज़्यादा P, उससे ज़्यादा Q, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब पार्ट 2 का आंसर देखते हैं बच्चों, बी पार्ट कह रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन Q रिएक्ट्स। अब ध्यान दो जरा, Q जो है आपका ओके, तो Q जो है आपका वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वो रिएक्ट कर रहा है आपका किसके साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए बी पार्ट में कह रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूली ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन Q रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। अब देखो बच्चों ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं टेबल वेबल हटा देता हूँ, बात समझो जरा। देखो Q को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, Q को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, Q को रिएक्ट करा रहे हैं ये कॉपर सल्फेट से। तो Q रिएक्ट करने जा रहा है आपका कॉपर सल्फेट से। देखो बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन है, आपको पता है, ये ऑनलाइन जो बच्चे दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, हेलो आवाज़ आ रही है, हाँ। तो सुनो ध्यान से करो, Q को रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से। देखो बड़ी अजीब सी बात है, पता है इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, Q आपका सोडियम से भी पहले आ गया था कि नहीं आ गया था, है ना। तो पता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको पता है, तो एक बार बताओ सोडियम से पहले कौन आता है, पोटेशियम। इसका मतलब Q कौन रहा होगा, पोटेशियम। सुन लो बात समझो, इसका मतलब Q कौन है, Q कौन है, Q है आपका पोटेशियम के। तो पता है बच्चों Q पोटेशियम है, आपको पता है पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम को डायरेक्टली हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन नहीं कराते हैं, सुन लो, पोटेशियम को हम डायरेक्टली कॉपर सल्फेट से रिएक्शन नहीं कराते हैं। एक्चुअल में हम पोटेशियम आयोडाइड बनाते हैं पहले पोटेशियम से, तो पोटेशियम आयोडाइड का हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं। सुन लो, पोटेशियम आयोडाइड का हम, पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड का आप कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन कराते हो तो बनता क्या है आपको बता दूं मैं, अब ध्यान से चेक कर लो, क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 और सल्फेट होता है आपका SO4 2-, तो 2 इधर आएगा 1 इधर, यानी K2SO4, तो K2SO4 बनेगा आपका, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में आपका बनेगा क्यूप्रस आयोडाइड CuI, क्यूप्रस, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, कॉपर 2 होते हैं ना आपके, Cu+ और Cu2+, Cu+ को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, इसमें S लगता है, और Cu2+ स्टेट में होगा तो क्या लगेगा, क्यूप्रिक, तो यहाँ क्यूप्रस आयोडाइड बनता है CuI। अब बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था स्टूडेंट्स, और हाँ आयोडीन भी इसमें निकलता है, सॉरी इसमें आयोडीन भी निकलेगा, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। तो सर हम क्या ये रिएक्शन लिखेंगे एग्जाम में, जी नहीं, सुनो ये रिएक्शन आपको नहीं लिखनी, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बस नॉलेज देने के लिए कि बनता क्या आपका K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे आपका बनता है। अब ध्यान दो जरा, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे पता है, हम लिखेंगे, उन्होंने पूछा आपके प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि भैया ये कोई मेटल है जो कॉपर से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो याद करो, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता था, ये रिएक्शन आपने देखी थी कैसे होती थी, याद करिए, ये रिएक्शन तो बहुत फेमस है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता था, आयरन से रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, और साथ में ब्राउन कलर का ये कॉपर आपका निकल जाता था सॉलिड फॉर्म में, ये को सॉल्यूशन बन जाएगा, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट, और ये आयरन आपका सॉलिड और ये कॉपर सल्फेट, ये ऐसा होता था कुछ, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको कलर कैसा दिखाई पड़ेगा सॉल्यूशन का, ग्रीन फेरस सल्फेट की वजह से, और कॉपर आपको वहाँ पे कैसा मिलता था, ब्राउन कलर का नीचे सॉलिड मिल जाता था। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बात समझो, यहाँ देखो FeSO4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। यानी कि बात समझो बच्चों कि अगर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यहाँ होगा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अगर यहाँ होगा तो ये मेटल कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा कॉपर के सॉल्ट में से, और कॉपर फ्री हो जाएगा। यानी कि हम पता है क्या समझ रहे हैं, हम एक बात तो कंफर्म हो रहे हैं कि भैया अगर Q रिएक्ट करेगा इस कॉपर सल्फेट से ठीक उसी तरीके से जैसे आयरन रिएक्ट करता था, तो हमारा क्या होगा, कॉपर तो हट जाएगा यहाँ से, तो देखो कॉपर मिल जाएगा आपको सॉलिड फॉर्म में। तो एक प्रोडक्ट तो मिला आपको कॉपर, अब दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे यहाँ FeSO4 मिलता था, Fe की जगह अगर हम Q लगा दें तो क्या मिलेगा हमें, QSO4, बात समझ आएगी नहीं। तो हमें एग्जाम में जो आंसर देना है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th वो यही देना है। ये रहे बच्चों आपके प्रोडक्ट, क्या क्या बने, QSO4 और साथ में क्या बनेगा, कॉपर। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे आपके, कॉपर एंड व्हाट, ये जो मेटल Q है इसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा एक्वस, यानी कि QSO4
एक्वस, ठीक है। अब ये बात सर आपने यही आंसर लिखवाना था तो ये क्यों बताया? बताना मैं इसलिए चाहता हूँ, पता है मैं खुद ही इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि इतने लेवल तक हमें जाना है कि नहीं। बच्चों ध्यान से चेक करो, जब तुम्हें कंफर्म हो चुका है अभी अभी कि ये जो क्यू है वो क्या है, पोटेशियम है। क्यू क्या है? पोटेशियम है। तो भैया फॉर्मूला क्या आना चाहिए था? K2SO4, के की जगह हमें क्यू लगा देना बस। तो Q2SO4 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बताइए। Q2SO4 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ठीक है, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपके मतलब सैंपल पेपर में जो CBSE ने सॉल्यूशन दिया है वो QSO4 दिया हुआ है। पता है क्यों दिया हुआ QSO4? बस वो इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, ये इसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले जाना चाहते हैं। बात समझ में कि नहीं? क्वेश्चन की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है कि अगर Q एक मेटल है तो भैया ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खत्म कहानी। और Q का ये जो भी है जैसे कॉपर सल्फेट होता है उसका Q सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे। बात समझ में कि नहीं? अगर कायदे से देखा जाए तो Q2SO4 लिखना चाहिए था, बट आप ऐसे ही लिखोगे क्योंकि समझो जरा बात समझो, अगर हम ये असली वाली रिएक्शन ऐसे करके उनको दिखा दें जो कि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो बनेगा क्या क्या? कॉपर आयोड क्यूप्रस आयोडाइड बनेगा और साथ में आयोडीन भी निकलेगा। तब तो प्रोडक्ट आपके बिल्कुल अलग हो गए। बात समझे? क्या बन गया? क्यूप्रस आयोडाइड और साथ में क्या बन गया? आयोडीन। लेकिन हमें जो क्लास 10th में पढ़ाया गया है कि भैया मेटल का जो सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हम किसी रिएक्टिव मेटल को, बिकॉज Q इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ऑब्वियसली, ध्यान से समझो इनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल, क्योंकि ध्यान से चेक करो Q कहाँ आ रहा था हमारा, अभी हमने अरेंज किया था ना, Q कहाँ आ रहा था? सोडियम से भी पहले तो पक्का भैया ऊपर आता है Q, तो Q इस कॉपर सल्फेट से तो ज़्यादा, सॉरी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर को डिस्प्लेस तो कर देगा। तो सिंपल आपको अकॉर्डिंग टू क्लास 10th और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्ट में आपको QSO4 लिखना है और कॉपर लिखना है। बट नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस तरीके के जो लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, आप जो आपने स्टडी किया ना क्लास 10th में, आप उसी तरीके से डील करो जो आपको समझ में आए। और ऑब्वियसली इसको कोई स्टूडेंट देखता है तो यही समझ में आता, आप यही लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 का जो सोल्यूशन होगा वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। बायोलॉजी मैंने नहीं कराया चैनल पे, इसलिए मैं उसके सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ अभी। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए ना, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप बायोलॉजी वहाँ के सोल्यूशन वहाँ से देख लीजिए। और एक बार फिर से जो चैप्टर नहीं कंप्लीट है प्लीज़ चैप्टर कंप्लीट करिए बच्चों, ठीक है। शॉर्ट में नहीं पढ़िए, पूरा चैप्टर देखिए अच्छी तरीके से, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।